मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय फसलों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को हो सकता है मुनाफा। कद्दू वर्गीय फसलें अभी बढ़वार और फलन की अवस्था में हैं और यही वो अवस्था होती है जिसमें फसल की खास देखरेख करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसी समय कीट और रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फलोत्पादन में काफी कमी आती है। तो कैसे करें फसलों की देखरेख, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसा कि आप जानते हैं लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला और खीरा खास कर आते हैं, जिसकी खेती आप गर्मा के मौसम में अपने खेतों में करते हैं। किसान भाइयों, ये गर्मी का फसल है, इसमें जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, आप ये सुनिश्चित कर लें कि सिंचाई का उपयुक्त साधन होगा, तभी आप ये करेंगे। आप आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। जब खेत पूरी तरह सूख जाए, उससे पहले कि पौधे पीले पड़ जाए, मुरझाने लगे, उससे पहले ही पानी दे देना है। लेकिन बिल्कुल नमी रहते हुए जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता कद्दू वर्गीय फसलों को नहीं है। कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों में जल भराव नहीं होने दें। जल भराव के कारण पौधों की बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। हो सके तो फसलों में ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें। साथ ही पौधों को सहारा अवश्य दें। इसके लिए जगह जगह पर बांस या फिर लोहे के एंगल लगाकर तार बांधें और उन पर पौधों की लताओं को चढ़ाएं। किसान भाइयों, एक चीज़ और हम बताते चले, अगर आप इसमें, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह का इस्तेमाल, छिड़काव हमारे किसान भाई करते हैं, तो कद्दू वर्गीय फसल में इस तरह के हार्मोन का छिड़काव 2 या 3 पत्ती की अवस्था होती है, 4 पत्ती की अवस्था तक आप इसकी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे GA3 एक आती है, उसका 25 से 50 ppm, तो 20 लीटर पानी में 1 ग्राम GA3 मिलाएंगे तो 50 ppm होगा। तब आप उसकी छिड़काव करेंगे छोटे वाले हैंड स्प्रेयर से, या इथरेल बाजार में आता है, उसका आप 100 ppm का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें अधिक मादा फूल आएंगे और अधिक अच्छी आप इसकी खेती कर पाएंगे। ये बातें हुई किसान भाइयों। कद्दू वर्गीय फसलें खेतों में खड़ी हैं और अभी इनमें खरपतवारों का प्रकोप देखा जा रहा है। ये खरपतवार फसलों के साथ पानी, पोषक तत्व और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसे में समय रहते खेत से खरपतवारों को निकालें और कृषि के ये सारे काम करते समय मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही एक दूसरे से 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। दूसरी बात, जहां पे आपने मल्चिंग लगा दिया है, आपकी सारी समस्या खत्म हो गई है। आपको वीड का प्रबंधन नहीं करना है, ड्रिप से सिंचाई होता रहेगा। लेकिन खुले वाले है तो थाले वाले क्षेत्र में आपको समय समय पर कोड़ा करते रहना होगा और जो भी खरपतवार उगेंगे उसे हाथ से उसे निकालना होगा, खुरपी के माध्यम से निकालना होगा। ये सुनिश्चित करते रहना होगा कि जब आप खुरपी करें तो जड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। थोड़े सेंसिटिव होते हैं कद्दू वर्गीय फसल, इनके जड़ों को अगर आप हिला देंगे, ज़्यादा डैमेज कर देंगे तो पौधे पीले पड़ सकते हैं, सूख सकते हैं। बावजूद इसके भी कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आपकी थोड़ी भारी मिट्टी है, केवाल टाइप की मिट्टी है, तो वहां पे पौधे फूल आने के लतर फेंकने की अवस्था में ही सूखने लगते हैं। ये विल्टिंग होता है, इसमें फंगल रोग लग जाता है। वैसी स्थिति में कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड, कार्बनडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाइए, या ट्यूबेकोनाजोल आता है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाइए और जड़ पे छोटे मग से 1-1 मग हर पौधे के जड़ को जो
सिंचाई करने हैं उसके बदले इसी दवा से उसको सिंचाई कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, और 2-3 दिन तक फिर पानी मत दीजिए, फिर उसके बाद सिंचाई कीजिए। तो जो फंगस का अगर अटैक हुआ जिसकी वजह से ये सूख रहे हैं तो आपके पौधे बच जाएंगे। फल मक्खी कीट। मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियान 50 EC नामक कीटनाशक की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें, या फिर कार्बेरेल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। जैसे अंकुरन होगा आप देखेंगे अंकुरन के कुछ दिनों बाद ही इसमें पीले पीले रंग के कीट इसको तंग करने शुरू करेंगे। किसान भाइयों, अगर ये पीले कीट जिसे कहीं भगजोगनी कहते हैं, कहीं लाल रंग के कीड़े कहते हैं, कुछ और नाम से जानते हैं, अगर ये मिलते हैं दिखाई पड़ते हैं आपके तरबूज में तो हमारे किसान भाई पारंपरिक तौर पे लोग राख का, लकड़ी के राख की भुरकाव सुबह में कर देते हैं उसके बूंदों के समय ही, तो इससे भी कुछ बचते हैं। लेकिन आप अगर रासायनिक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें साइपरमेथ्रिन नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है, जो साइपर किल या सुपर किलर नाम से बाजार में या अन्य नामों से बाजार में विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ये साइपरमेथ्रिन नामक दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव कर दें, और हर 15 दिनों के अंतराल पे फूल आने की अवस्था तक, पूरी लतर फैल जाए, फूल आ जाए, तब तक आप छिड़काव करते रहें। जब फूल फल लगने लगेंगे तो फिर ये कीट आपके फसल को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। शुरुआती 30-35 दिनों तक बहुत अधिक परेशान करते हैं, तो आप इसे अपने फसल को बचाएगा। साथ ही साथ एक और मैं बात बताते चलूं लास्ट में, कि जब भी आप बीज खरीदने जाएं तो ये देख लें कि रोग रोधी किस्म हो, खासकर बिगोमो वायरस जैसे वायरस का, वायरल रोग का प्रकोप बहुत होता है समर के मौसम में इन सब्जियों में। अगर वैसे रोग रोधी किस्म बाजार में उपलब्ध हो, वायरल विषाणु जनित रोग से रोग रोधी किस्म उपलब्ध हैं, उन प्रभेदों का चयन करेंगे तो आपके फसल और सुरक्षित रहेंगे, अधिक उत्पादन देंगे। बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती की बात करते हैं तो यह उत्पादनकर्ता और विभिन्न विपणन और प्रसंस्करण संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौता होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को तैयार करते हैं और उनके उत्पाद को विभिन्न विपणन या प्रसंस्करण इकाई जो है वो पूर्व निर्धारित दर पे उसका खरीद करता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक हो गई है कि अधिकांश किसानों के पास में जो भू जोत है वो काफी छोटा हो गया है। अगर दूसरी तरह हम देखें कि किसान जो है वो विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करता है, वो सब्जियों का करता है, फल का करता है एवं अन्य फसलों का भी करता है, तो बहुत से ऐसे फसल होते हैं जिनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। यानी सब्जियां या फल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम समय में खराब हो जाता है, और ऐसे में कम अवधि के बीच में किसानों के लिए बाजार को ढूंढना और उससे अच्छा मूल्य प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए किसानों को इस तरह की खेती की आवश्यकता हो रही है। अगर हम विपणन या प्रसंस्करण इकाई की बात करें तो उनकी आवश्यकता यह है कि विभिन्न उत्पादों के लिए उन्हें विभिन्न गुणवत्ता के इनपुट की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी यह जरूरी है कि जो उनकी आवश्यकता है, जिस गुणवत्ता के फल या फसलों की आवश्यकता है, वो उनको समय पे उपलब्ध हो सके। तो दोनों पक्षों की आवश्यकता के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आज के डेट में बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और ये कोई नया चीज नहीं है। विभिन्न रूपों में बहुत पुराने समय से ये चीजें होती आ रही हैं।
अगर हम बाग की बात करें तो अगर तो कई जगह पे विभिन्न अवस्थाओं में, यानी बाग अगर किसान ने तैयार कर लिया है तो शुरुआत में ही वो अनुबंध कर लेता है, या कई बार जब उसमें फलन आ जाता है उसके बाद 1 साल के लिए फलों का अनुबंध करता है। अगर हम विकसित प्रदेशों की बात करें या खेती में विकसित प्रदेशों की बात करें तो अगर हम महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, हिमाचल ऐसे फसलों में जहां औद्यानिक फसलें ज्यादा होती है, जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है, तो वो अनुबंध खेती पूर्व से ही करते आ रहे हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है, जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। जहां तक इसमें सहभागिता के लिए या इसका लाभ उठाने का अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पूर्व से जहां पे इसकी नियामक की स्थापना हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, एपीएमसी एक्ट के अतिरिक्त जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अनुबंध की व्यवस्था की गई है, तो उन प्रदेशों में तो उन संस्थाओं को सीधे किसान संपर्क कर सकते हैं जिससे कि वो अनुबंध के हिस्सा हो जाए। जिन प्रदेशों में इस तरह के नियामक की स्थापना नहीं हुई है, वहां पे भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अनुबंधकर्ता का इंफॉर्मेशन, सूचना जो है वो वेबसाइट पे है। जैसे अगर हम बात करें कि पपीता की खेती की, तो पपीता के लिए कई ऐसे फर्म हैं जो सीधा किसानों से अनुबंध करते हैं और वो उसके लिए अपना इनपुट वो खुद उपलब्ध कराते हैं। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अभी लेयर फार्मिंग की काफी बढ़ावा हुआ है, किसानों में उसके प्रति जागरूकता आई है, तो कई ऐसे फर्म हैं जो किसानों से कहते हैं कि आप हमारे साथ अनुबंध कीजिए, हम आपको चूजा उपलब्ध कराएंगे, हमारे जो सुपरवाइजर है, जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो आपके फार्म का सुपरविजन करेंगे और आप चाहें तो वो हमसे सीधे हमको आप बेच भी सकते हैं। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर किसान उसके लिए इच्छुक हैं तो अभी कम से कम बहुत सीमित स्तर पे ये चीजें हो रही हैं जिसमें सरकारी नियामक का भी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार जो है वो काफी लगनशील है, काफी प्रयासरत है। साथ में जो अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 कृषक उत्पादक समूह बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह भी इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कृषक अपने प्रखंड के कृषक उत्पादक समूह से जुड़ जाने के बाद वह समूह स्तर पर ही विभिन्न बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उनका प्रसंस्करण के लिए या उत्पादन के लिए है वो अनुबंध कर सकते हैं, जिसमें कि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों का चुनाव किया है और प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पे भी विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न कंपनियों का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो हम एफपीओ की मदद से ही जो छोटे किसान हैं वो सीधे ना जा करके एफपीओ के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं, जिनसे कि उनको कोई भी शंका या आर्थिक क्षति होने की संभावना नगण्य हो जाए। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। एक चौथा होता है जिसमें कि एक मिडिल मैन होता है। कई प्रदेशों में जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नियामक की स्थापना हो चुकी है, वहां पे बिचौलिए के रूप में सरकारी संस्थाएं होती है।
कई जगह पे कई बिचौलिया करता होते हैं जो दोनों पक्ष के बीच में एग्रीमेंट करते हैं। यह एग्रीमेंट दो तरह से होता है, एक लिखित और जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। कई जगह पे किसान और अनुबंधकर्ता के बीच में सीधा अनुबंध होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें दोनों ही पक्ष विन विन कंडीशन में होते हैं। एक को गुणवत्ता युक्त सामान मिल पाता है, दूसरे का बाजार का निर्धारित मूल्य और उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल पाती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि दिन के तापमान में बढ़ोतरी के साथ हवा की गति के कारण पौधों में जल की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः किसान भाई अपने फसलों सब्जियों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। रबी की जो भी फसलें तैयार हैं उसकी कटाई के बाद खेत की जुताई करें और पाटार नहीं लगाएं। मिट्टी को खुला छोड़ देने से इनमें मौजूद खरपतवार और कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। खेतों में जल जमाव बनाए रखने के लिए मेड़ को दुरुस्त रखें और समय पर रोपे गए फसल में रोपा के 40 से 45 दिन बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। भुरकाव से पहले खरपतवार अवश्य नियंत्रित कर लें। गेहूं की फसल में समुचित नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। फसल में लूज स्मट रोग से ग्रसित बालियां चूर्ण का रूप ले लेती हैं और उसमें दाने नहीं बनते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें सावधानी पूर्वक तोड़कर जलाकर नष्ट कर दें। साथ ही साथ रोगी बालियों को काटते समय सावधानी बरतें कि उनका चूर्ण जमीन पर नहीं गिरे। लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा आदि में जिनका बढ़वार ज्यादा हो गया हो उसमें झांकी लगा दें, जिससे पत्तियों एवं फलों का संपर्क सीधे मिट्टी से नहीं हो सके। इस समय कहीं कहीं फसल में पत्तियां खाने वाले कीटों का आक्रमण हो रहा है। फसल को इन कीटों से बचाने के लिए अविलंब कीटनाशी दवा क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। अगर फसल में पत्ती का अंगमारी रोग का प्रकोप हो रहा हो तो फफूंदीनाशक दवा कंटाफ का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। आम और लीची के पेड़ों में फल लगने के बाद नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। लीची के छोटे छोटे फल को गिरने से बचाने के लिए पेड़ों में प्लेनोफिक्स हार्मोन्स का छिड़काव 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में PPR रोग के आक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है। इस रोग से ग्रसित जानवरों में तेज बुखार के साथ साथ छाले पड़ जाते हैं, आंख और नाक से पानी निकलता रहता है और दस्त एवं निमोनिया का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। इस रोग का सही समय पर निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए प्रत्येक बकरियों को महीने में कम से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर TPR का टीका चमड़े के नीचे लगवाएं। इस रोग से बचाव के लिए जानवरों को धूप में जाने से बचाएं और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खानपुर जिला भागलपुर के कृषक अतुल यादव ने। यह पपीते में लगने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अतुल यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पपीता, जिसे अमृत घट भी कहा जाता है, ये सबसे कम समय में फल देने वाला पेड़ है, इसीलिए इसे कोई भी लगाना पसंद करता है। पपीता न केवल आसानी से उगाया जा सकता है बल्कि ये लाभ भी जल्द देने लगता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर, स्वास्थ्यवर्धक और लोकप्रिय फल है जिसे डेंगू बुखार पीड़ितों के उपचार में अधिक प्रयोग किया जाता है। पपीते का पके और कच्चे दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कार्यों में होता है। इसीलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि पपीते की फसल को पर्ण कुंचन रोग द्वारा काफी नुकसान होता है। ये विषाणु जनित रोग है जिसे सफेद मक्खी, माहू और अन्य रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है।
इस रोग के लक्षण केवल पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। रोगी पत्तियां छोटी, झुर्रीदार, खुरदुरी और बेडौल हो जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का रंग पीला पड़ने लगता है और रोगग्रस्त पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे ये उल्टे प्याले की तरह दिखाई पड़ती हैं। इसी तरह किसान भाइयों, पपीते की फसल में मोजैक रोग भी काफी देखने में आता है। ये भी विषाणु जनित रोग है जिसे रस चूसने वाले कीट फैलाते हैं। इस रोग में सबसे पहले नई पत्तियों पर चितकबरापन और सिकुड़न दिखाई देती है। ऐसी पत्तियां आकार में छोटी हो जाती हैं, पौधे के डंठल छोटे रह जाते हैं और पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, जिससे पौधे की पत्तियां गिरने लगती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इन रोगों से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वो किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं। नर्सरी को लो टनल पॉली हाउस में ही तैयार करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग के नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। इसके अलावा पपीते की फसल में साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि किसान भाइयों इन रोगों के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। यदि किसान भाइयों इन रोगों का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी या थियामेक्थोक्साम 25 WAG की 1 ग्राम मात्रा को 4 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें। इन्हीं दवाओं में से किसी एक दवा का 10 से 12 दिन के बाद दोबारा छिड़काव करें, जिससे आप इन रोगों पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।